दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन के थ्रू हम आपसे जुड़ रहे हैं। बाकी सेशन तो हम करा चुके हैं। तो आज सेशन नंबर 10 को लेकर मैं ललित धमानिया आपके समक्ष हूं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे इस सेशन से, जिससे कि आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। और आप अगर अभी तक लाइक नहीं करें जल्दी से लाइक कर दे दोस्तों, फटाफट लाइक शेयर तो कर बनता है, जल्दी से करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आपको अच्छी स्टडी मिल रही है। तो बिना देर करते हुए लेता हूं आज का पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर जी लगाया जाए। बहुत सिंपल सा होता है पहला प्रश्न, आप सभी जानते हैं पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा होता है। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आंसर चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि पहला जो प्रश्न होता है वो बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही तरीके से आप उसको समझते हैं। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, बस आंसर देना है। क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन मुझे मिला है यहां पर, और यहां पर जो ऑप्शन मिल रहे हैं दोस्तों वो थोड़े से अलग अलग मिल रहे हैं। यहां पर सी ऑप्शन भी शायद दिया है, सी 1 का सी। आशीष जी ने सबसे पहले कहा, देखो 5 का स्थानीय मान आप सबको पता है। 5 का स्थानीय मान की बात करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500। और 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 60। दोनों की गुणा करनी थी आपको, तो भाई 1 0 2 0 3 0 और 6 पंजे 30। तो ये ऑप्शन मिला आपको 30,000, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। पहला आंसर बड़ा आसान है, समझ गए होंगे आप आसानी से पहले आंसर का मतलब क्या है। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। प्रश्न नंबर 2, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए, दृष्टिबाधित मत होते तो दिव्यांग जो देख नहीं पाते, उनके लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा साधनों के रूप में किया जा सकता है? पहला ऑप्शन टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन नंबर 2 संख्या चार्ट, कंप्यूटर या जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। और ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे मैं आपसे जानना चाहूंगा। सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। 2 के आगे आप कौन सा ऑप्शन पढ़ते हैं? 3 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन मिला है, किरण जी ने कहा ए सी आपने ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन यहां पर दिए थे, आपने 2 का ए चुना है, किसी ने सी चुना है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, इससे पहले आप आंसर दें तो इन सभी चीजों से आपको मैं रूबरू करा देना चाहता हूं। हालांकि इसका जो ऑप्शन होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो चीजों को महसूस करके, छूकर बताते हैं। जानते हैं ना भाई, जिनको आंखें नहीं होती, जो दिव्यांग आंखों से होते हैं, जो देख नहीं पाते, वो कैसे करते हैं? वो चीजों को छूकर महसूस करते हैं। जब देखते हैं कि आपने उसको टच करके बताते हैं, तो यहां पर आप खुद देख लो इनमें कौन कौन सी चीजें जिनको वो टच कर सकता है। भाई वो संख्या चार्ट को टच करके क्या फायदा उसको, या भिन्न के किट को टच करके क्या फायदा, उसे कुछ नहीं पता लगेगा। संख्या चार्ट यहां पर भी आ गया। कंप्यूटर को वो महसूस करके चला सकता है, जियो बोर्ड को आप वो देख के चला सकता है, बता सकता है कौन सी आकृति यहां पर है। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, ये है सही, ये है सही और ये है सही, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने कहा है एकदम सही जवाब है। पहले इनसे मुलाकात करवा देते। चलो पहले बात करते हैं। देखो आपके सामने, पहले बता दूं, अभी तक आपको पता होगा गिनतारा, आपने गिनतारा अबेकस जिसको बोलते हैं उसका नाम आपको पता होगा, लेकिन असली में नहीं पता दोनों में डिफरेंस क्या है। अबेकस का जन्मदाता कौन है और टेलर का गिनतारा किस लिए यूज होता है, ये बहुत जरूरी जानना है। तो दोनों आकृति दिखा देता हूं आपके सामने। अगर मैं बात करूं इस अबेकस की, तो जो बेसिक अबेकस है उसको इन्वेंटेड किया था टिम कॉर्नर ने। ये बेसिक अबेकस है जहां पर आप इसमें ये लाल पीली बोर्ड लगा देते हैं। वही टेलर ने इसको इंप्लीमेंट किया और टेलर ने अपना गिनतारा ऐसे बनाया, बिल्कुल ये वाला। यहां पर टेलर ने क्या बताया, इसने इसको 2 पार्ट में बांट दिया और संख्याओं को जोड़ना घटाना उसने इस एक नई विधि के साथ सिखाना चाहा। तो ये था टेलर का गिनतारा, ये था टिम कॉर्नर्स का, यानी ये
टेलर्स ने इन्वेंटेड किया अबेकस और ये टिम कॉर्नर्स ने इन्वेंटेड किया अबेकस, दोनों में अंतर है। गुड इवनिंग दीपक जी, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बताएं थोड़ी सी एक बात, ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं भिन्न का किट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन किट, आपके सामने दिख रही होगी। इसमें कुछ इस तरह का सामान होता है, देखो ये संख्या चार्ट में यूज होती है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब टेप है, ये सब आकृति जुड़ी मुड़ी है, इनको जोड़कर बच्चा सीखता है। ये बुक्स होती है किट में 1/4 का मतलब इतना होता है, 25% होता है। तो ये किट है पूरी, इसको बोलते हैं भिन्न का किट, इसको समझ सकते हैं भिन्न की किट से। नमो बुद्धाय हरि जी, कैसे हैं आप? और वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन वहां पर देता संख्या चार्ट। संख्या चार्ट कुछ इस तरह से होता है, जहां पर देखो हम संख्या चार्ट कैसे समझते हैं कि भाई देखो 2 वाली भिन्न सारी ऐसे हैं, देखो सब में 2 2 आएगा लास्ट में, 2 वाली संख्या ये होगी जो सबसे स्टार्ट में कलरफुल देख रहे होंगे, यहां पर 7 है लास्ट में, या 7 सबसे पहले में। तो संख्या चार्ट आपको संख्याओं को सही से सीखने में मदद करता है, ये संख्या चार्ट होता है। इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको, सब चीजों को समझ में आना बहुत जरूरी है। ये कंप्यूटर तो सब जानते ही हैं, टचेबल है, आप कंप्यूटर टच करके जान सकते हैं, कंप्यूटर सभी चलाते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं आपको समझ में, ये है एक और आकृति, इसको बोलते हैं अबेकस। नहीं, इसको क्या बोलेंगे भाई, क्या है ये, इसको बोलते हैं जियो बोर्ड। ये है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड ऐसा होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इन आकृतियों को पढ़ने से आपका फायदा यह होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन आकृतियों से क्वेश्चन हमेशा बना है। दैट्स व्हाई द बेसिक रीजन समझाने का है। तो अब जियो बोर्ड की अगर हम बात करें, जियो बोर्ड क्या है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें सभी समान दूरी पर ऑल पिन्स लगे होते हैं, और उन्हीं ऑल पिन्स पर रबड़ बैंड की सहायता से हम आकृति बनाते हैं। तो कोई भी दृष्टिबाधित आदमी इनको छू करके महसूस करके बता सकता है क्या बना हुआ है। तो समझ में आ गई सारी कहानी, क्लियर है? इसको जियो बोर्ड बोलते हैं। सभी आकृति समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब देखो भाई, एक दृष्टिबाधित आदमी इस पर काम कर सकता है, सही बात है, इस पर भी काम कर सकता है, सही बात है। तो इस पर नहीं कर सकता, संख्या वो कैसे पढ़ेगा, वो तो दिक्कत पड़ेंगी। इस भिन्न की किट को भी नहीं समझ सकता, क्योंकि भिन्न की किट भी देखकर लगाई जाती है। अबेकस छूकर कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। समझ में आ गया सबको? सही जवाब क्या है? ये इसलिए समझाई ये सारी चीजें आपको कि ये पेपर में पूछ ली जाती हैं। टेलर्स का गिनतारा क्या है, क्रमर का क्या है, भिन्न का किट क्या होता है, संख्या चार्ट क्या होता है, कंप्यूटर कैसा सबको पता है, और जियो बोर्ड क्या होता है। ये सब आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका ज्ञान अधूरा है और आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप क्वेश्चन को सही से करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि इसमें कितने आयत हैं, क्वेश्चन है कि आगे उपयुक्त प्रश्न जांच कर रहा है। यानी ये वाला प्रश्न जो है, इसमें कितने आयत हैं, ये जांच कर रहा है किसकी? विद्यार्थी के ज्ञान की, विद्यार्थी की समझ यानी बोधगम्यता की, या फिर विद्यार्थी की सृजनता की, या विद्यार्थी की याद करने की शक्ति की। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में ऑप्शंस को समझने में, तो मैं बता देता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मतलब है नॉलेज की, के नॉलेज, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग की, इसका मतलब है क्रिएटिविटी की, और इसका मतलब है मेमोरी। ये इनके अंग्रेजी के मतलब है। अब आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? आपने कहा बी ऑप्शन होना चाहिए, यानी सब लोग बी बोल रहे हैं, भाई क्या बात है। तो एकदम सही जवाब आपका, करेक्ट आंसर। क्या बात है, आप तो बहुत तेज हो गए पढ़ने में। सही जवाब आपने दिया है, राइट ऑप्शन है विद्यार्थी की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग की। वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए भाई क्वेश्चन कितने आयत हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि वो कितने आयत काउंट करता है। अगर उसको समझ में आता है तो काउंट करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो ये विद्यार्थी की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है कि वो इसमें आयत गिने। ठीक है, अब यहां पर मैं जानना चाहूंगा कितने आयत है, किस किस को पता है इसमें कितने आयत हैं? कोई बता सकता है इसमें कितने आयत हैं? अगर मैं सभी को आयत बन रहे हैं वैसे इधर वाले, तो आयत तो यहां पर कितने हैं? कितने आयत है भाई? 1 2 3, सिंपल गिन लो यार, 4 5, 5 आयत हैं। हाँ, लेकिन इसको आयत को अलग तरीके से गिनते हैं, वो बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपका उत्तर सही था। नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, विद्यार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। पहला, गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई,
एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचलनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। अब पहले आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन का मतलब है जो विद्यार्थी है वो गणित निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति। अच्छा ये बताइए चाक्षुष स्मृति किस किस को पता है? किस किस को पता है चाक्षुष स्मृति के बारे में कि चाक्षुष स्मृति होती क्या है? किसी को पता है चाक्षुष स्मृति के बारे में? कौन जानता है चाक्षुष स्मृति के बारे में? कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा कि आप में से कौन जानता है कि विद्यार्थी जो है वो चाक्षुष स्मृति के बारे में बात कर रहा है। कमेंट सेक्शन देखूंगा। 3 का सी क्वेश्चन नंबर 4 है भैया। कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं मैं। विजुअलाइजेशन, बहुत बढ़िया। अमृता ने कहा विजुअलाइजेशन, वेरी गुड। विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। तो अमृता ने कहा है विजुअलाइजेशन है, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग क्या कहेंगे भाई इसका आंसर? मैं और दोनों से जानना चाहूंगा। विजुअलाइजेशन बताया है, और कोई है जो बताए इसका आंसर? चलो बता देते हैं, देखना। देखिए चलो बहुत अच्छी बात है। देखो विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, चाक्षुष स्मृति के बहुत सारे नाम लिख देता हूं। विजुअलाइजेशन, इनके नाम याद रखना, नए नए नाम से आते हैं। विजुअलाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण। इसका एक नाम और भी है, चाक्षुषीकरण भी इसको बोला जाता है। इसको मानसिक चित्रण भी बोला जाता है, याद रखना। इसका नाम क्या है? मानसिक चित्रण। इसका नाम एक और भी है, इसका नाम होता है मानस दर्शन। याद रहेगा, ये सबका मतलब एक ही है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, एग्जाम में कुछ है और कंफ्यूज हो जाएं, ये सब एक ही नाम है। तो देखो अगर वो चाक्षुष स्मृति को रोकने की बात हो रही है, उसकी विजुअलाइजेशन पावर को अवरोध करने का संकेत क्या है? कि उसकी विजुअलाइजेशन पावर कमजोर है। तो कैसे बताओगे? गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता, यानी वो चीजों में कंपैरिजन नहीं कर पा रहा। संधारण मीन्स कंपैरिजन करना, कंपैरिजन नहीं कर रहा है। दूसरा, समय बनाने में कठिनाई, वो टाइम को नहीं बता पा रहा है, क्योंकि घड़ी में क्या होते हैं? सुइयां होती हैं भाई, घड़ी में सुई कांटे होते हैं ना ऐसे, तो वो टाइम विजुअलाइज नहीं कर पाता है कि ये बड़ी सुई है छोटी सुई है, तो उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। उसकी विजुअलाइजेशन पावर जो है, मेमोरी, वो वीक है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहां पर नंदा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नंदना अमृता जी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अगर वीडियो समझ में आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर का वेट किस बात का है? जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब का बटन दबा करके, जिससे कि आपको वीडियोस लगातार मिलते रहें। बहुत ही साधारण प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न आपके सामने, इसको हलवा बोलते हैं हमारी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 2/3 समीकरणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? ये तो बहुत आसान है। कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? तो यहां पर बताना है 4 समकोण और 2/3 की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर डन। चलिए कृतिका ने कहा डन, बहुत अच्छी बात है। आंसर क्या होगा 5 का? देखो भाई 4 समकोण की बात की है तो एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 समकोण 360 डिग्री के हो गए। उसने कहा 2/3, भाई 90 का 2/3 भी निकाल दो, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसान तरीके से होंगे। 60 ये हो गया, दोनों को जोड़ देखो भाई, देखो 30 या 90, दोनों को जोड़ा तो 420। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। भैया आपने उल्टा सीधा आंसर क्यों दिया है? यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, 420 ऑप्शन था, ये होगा। 4 समकोण और 2/3 समकोण, भाई दोनों को जोड़ना है। गणित की भाषा को समझो, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझो, तभी तो समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन 5 का भी एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊं, राइट ऑप्शन 420। नया प्रश्न कंप्यूटर जी, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न एक और आपके लिए। भिन्नों के योग की संकल्पना, यानी भिन्नों का योग पढ़ाना चाहता है टीचर, बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। ये पट्टी है, उसको मोड़कर बता रहा है बच्चे को। 1/2, 1/4, 1/8 तो उपयुक्त गतिविधि है। ये कैसी गतिविधि है? पहला, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है, समय की बर्बादी है, विषय वस्तु के बाद की गतिविधि है, या विषय वस्तु संबंधित गतिविधि। कौन सी गतिविधि आप बोलेंगे इसमें से? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे? वेट करूंगा आपके आंसर आने का, फिर समझाऊंगा आपको सही जवाब क्या है। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है। वेटिंग 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 वेटिंग। 6 का ए, तो ए ऑप्शन दिया है सबसे पहले अमृता जी ने, उसके बाद
5 का ए, 6 का पूछा है मैंने, 6 का 1, मनोज जी ने कहा 6 का 1, तो सबने 6 का ए 5 का 1 ऐसा बोल रहे हैं, 6 का ए 5 का 1, सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपने अपने आंसर दे रहे हैं। ए ए ए ए ए ए ए ए डी ऑप्शन भी दिया है, विषय वस्तु संबंधित गतिविधि है। समझना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, एक बार में समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। देखो ये हमारा बच्चा टिल्लू क्लास में पढ़ रहा था, मास्टर जी आए, मास्टर जी बोले भाई बेटा टिल्लू, बोला हाँ मास्टर जी, बेटा टिल्लू, बोला हाँ मास्टर जी, एक बात बताओ आज हम पढ़ेंगे भिन्न। टिल्लू से मास्टर बोला आज हम पढ़ेंगे भिन्न। अच्छा बोला जी भिन्न पढ़ा दो। अच्छा तो लिखो आज हम पढ़ेंगे भिन्न, तो 1/2 जमा 1/3 बेटा 5/6 होता है। ऐसा सुनते ही टिल्लू बोला सर जी पेट में दर्द हो गया, छुट्टी दे दो। बोले क्या हो गया? बोले सही बात तो ये आपने ये तो बताया नहीं, क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, ना हमें कुछ समझ में आया ना कुछ बताया, और सीधे आपने हमें एक सवाल करा दिए। पहले समझाओ तो सही। ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऐसा बोलेगा ना बच्चा, तो भाई ये आपके लिए भी अगेंस्ट है। अगर आप बात करते हैं एक टीचर के अकॉर्डिंग, तो सपोज टीचर टिल्लू को पहले कैसे समझाएगा, समझना। अच्छा टिल्लू बेटा ये आपके पास एक रोटी है, बोला हाँ जी रोटी है। अच्छा इसको हमने एक आपको आधी दे दी और आधी हमने बिल्लो को दे दी। बोला ठीक है जी, तो बेटा बताओ इस रोटी के कितने टुकड़े हो गए? बिल्लू बोलेगा, टिल्लू बोला जी 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि आधा बिल्लो के पास आधा मेरे पास। अच्छा अब टीचर का सवाल कैसा होगा कि देखो भाई आपके पास पूरी कितनी रोटी थी? सर 2 रोटी थी, 1 रोटी थी, हिस्से कितने हुए? 2, और आपको कितना मिला? उनमें से 1। तो बेटा ये जो लिखते हैं ना ऐसा 1/2 यही भिन्न है, इसको भिन्न बोलते हैं। तो बच्चे को पढ़ाने से पहले आप एक्टिविटी समझाओगे कि नहीं समझाओगे? सबसे पहले बच्चों को मूर्त चीज लेकर समझाओगे कि नहीं समझाओगे? हाँ कि ना? समझाओगे ना? हाँ। अच्छा दीपा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने क्या देखा, आपने इसको समझाया कि भाई हम समझाएंगे आपको, तो वो कहेगा अच्छा बेटा नीचे वाला जो है ना ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हर, ऊपर वाला अंश होता है इसको बोलते हैं जितना आपके पास है। तो कुल भाग कितने हुए? 2, आपके पास कितना? 1। अच्छा आप बोलो मैं इस रोटी के 4 हिस्से कर दूं तो आपके पास कितना हिस्सा पड़ेगा? 1 वाला। तो बोलेगा जी 4 हिस्से हुए उसमें से 1 हिस्सा। तो बस बोला यही भिन्न है। तो भिन्न पढ़ाने से पहले आप चाहे पट्टी वाला एग्जाम्पल लें, चाहे रोटी वाला एग्जाम्पल लें, चाहे किसी भी मूर्त चीज का एग्जाम्पल लें, वो सारी की चीजें विषय वस्तु से पहले की गतिविधि की होती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने दिया एकदम सही है। जिन्होंने कहा विषय वस्तु संबंधित गतिविधि है, भाई ये तो सारी गतिविधि विषय वस्तु की होंगी, वो जोड़े घटाए गुणा करे भाग करे, तो ये गतिविधि पहली गतिविधि है। समझ में आया? ये बबीता जी क्लास 9:30 बजे शुरू होता डेली 9:30 पर। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया होगा? नया क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर जी। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आंसर चाहूंगा आपसे। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है? देखते हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे। क्वेश्चन चाहूंगा आपसे, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा। और दोस्तों अगर लाइक नहीं करा है ना तो फिर देख लेना पाप लगेगा आपको, जैसा आप कह रहे हैं। तो भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर तो बाद में करना, आप कर देते हैं लेकिन लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि 9:30 बजे मैथमेटिक्स यहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन दिया है सबने। समझते हैं, देखो एक बार में समझ में आएगा, ये भी एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो भाई 15 दिन थे, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, ये तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या हो गई। बात समझ में आई? 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, मैंने ऐसे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ शेयर भी कर दिए, बहुत अच्छा धन्यवाद। अब देखते हैं आगे। उसने कहा निम्न में से किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है? तो घंटे लिखे थे, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। घंटे निकाल लिए, काट दो 60 से 60, 15 चौका 60 और 4 छंग 24, तो भाई 6 घंटे के बराबर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया है? अच्छा 2 स्टूडेंट राकेश जी, अच्छा 2 स्टूडेंट जोड़ दिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। ठीक है, बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया भैया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गया? एक बार में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा काम करना है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, और वो मैं बढ़वाऊंगा, वो बढ़ा के आप जाएंगे जब आप पढ़ेंगे कंटिन्यू। नया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 8। गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए कि ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार में समझ में आएगा। भाई 102 में 201 की गुणा करो, उसमें से क्या घटाएं कितना आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने क्या देखा? आपने भैया इनकी गुणा कर दिया। गुणा करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो 100 जमा 2 इंटू 201, तो आप ऐसा कर सकते हैं। 201 में क्या करें? गुणा करें। 201 का मतलब कितना होगा? 201 के आगे 2 0 प्लस 402, आप जोड़ दो, आराम से जुड़ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा भाई? आपने देखा 20402 हो गया। उसने कहा इसमें से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। भाई इसमें से इतना घटा दे, 1999, 4 9 है ना, घटा दो भैया। 12 में से 9 गए 3, 9 में से 9 गया 0, और 10 14, 13 में से 9 गए 4, 9 और 5 14, माफ कीजिएगा। 2 में से 12 में से 9 गए 3 लिख दिया, 9 में से 9 गए 0, 13 में से 9 गए 4, तो 413। मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं भाई? एक बार कैलकुलेट करो। 103, 8 का C 103 बताया जा रहा है भाई। 103 कैसे? एक बार गुणा करके देखें, हमने गुणा तो गलत नहीं कर दी है। 201 में 0 और 2 दूनी 4 0 2, दोनों को जोड़ा 0 2 0 4 और एक 5, माफ कीजिएगा ये 5 आएगा, मैंने गलती कर दिया है यहां पर। इट्स 5, तो 503, राइट ऑप्शन 1। इट्स 1, ठीक है। हाँ वो मैंने गलती जोड़ दिया, घटाने में गलती कर दिया, जोड़ने में। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 503। क्लियर हो गया? हाँ वो कर दिया है, नरेश जी कर दिया है, वो डायरेक्ट लिख दिया था हमने इसलिए। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सिंपल क्वेश्चन था, तो नया प्रश्न लिया जाए, समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन आपके सामने पेडागॉगी का है, पेडागॉगी सेक्शन है, पूछूंगा इसका आंसर। एक शिक्षिका गणित की संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है। बच्चों को बोलते हैं खोज करने के लिए। खोज परक उपागम का मतलब होता है कि वो खोज करने के लिए, नहीं एनालिसिस करने के लिए बच्चों को दे रही है। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग कराती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? पहला, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। दूसरा, विद्यार्थी में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। तीसरा, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन चाहूंगा, और यहां पर मुझे आपके समय साइड में हो जाता हूं। 9वां क्वेश्चन है, लिख देता हूं, इसका बी ऑप्शन बताया जा रहा है। बाकी सभी लोग मुझे आंसर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा भाई, सभी लोग इसका आंसर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट आपके ला रहे हैं और मैं देख रहा हूं आपका आंसर इनमें से कौन सा होगा। देखते हैं सही जवाब, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन मिल रहा है बी। चलो भी देख लेते हैं, समझना इस बात को बहुत अच्छे से, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सभी लोग प्रणाम। सचिन जी कैसे हैं भाई? समझ लो आप सभी का आंसर अभी गलत है, इट्स रॉन्ग आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। समझ, आपने क्वेश्चन को समझा नहीं। देखो बच्चे को उसने बोला कि गणित को खोज परक उपागम के लिए कराती है और विद्यार्थी को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग कराती है। नहीं, व्यवहारिक क्षमताओं को उपयोग कराते हुए खोज परक। खोज परक का मतलब होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि। जानते हैं ना आप, खोज करना, अन्वेषण करना, खोज करना, अन्वेषण करना, या ह्यूरिस्टिक मेथड। नाम सुना होगा इन भाई साहब का, इनका नाम था प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, उन्हीं का मेथड है ना ये। तो बच्चा जब एनालिसिस करता है तो मुझे बताओ कि वो क्या करता है आपके अकॉर्डिंग। यहां पर 4 ऑप्शन लिखे थे, मैं जरा इसी को कम कर दूं पहले। देखिए समझना,
नीचे से चलते हैं। गणित के शिक्षा के संकीर्ण उद्देश्य। अब पहले आपको यह पता होने चाहिए कि गणित के संकीर्ण उद्देश्य कौन से होते हैं। जब आपको यह पता लग जाएंगे संकीर्ण उद्देश्य, समझ लो पहले। हाँ, कोई बात नहीं है कृतिका जी, आएंगे धीरे धीरे। पहले समझो गणित के संकीर्ण उद्देश्य क्या होते हैं। अब मैं क्या करके समझा रहा हूं आपको, तो आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होगा, आप रट्टा नहीं मारना है। कम हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है। तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में बात कर रहे थे। तो संकीर्ण उद्देश्य होते हैं जो बच्चा संक्रियात्मक अवस्था पर होता है। किस अवस्था पर? संक्रियात्मक अवस्था पर, यानी जहां पर वो मूलभूत संक्रियाएं सीखता है। मूलभूत संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। जब इन्हीं संख्याओं को सीखता है तो वो उसके निम्न स्तर होते हैं, संकीर्ण उद्देश्य होते हैं। तो वो जब खोज कर रहा है तो इनको थोड़ी सीखेगा। अगर बच्चा को अन्वेषण विधि में जा रहा है तो वो इनको थोड़ी करेगा, जोड़ घटाव को। वो तो आगे निकल गया ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं, अब वो किसी जब इन क्षमताओं के लिए अन्वेषण करा रही है, खोज करा रही है, तो मुझे एक बार बताओ, क्या वो एक किसी प्रकार के निश्चित सोच के बारे में बात करेंगे? नहीं, वो तो मल्टी डायमेंशनल सोच हो गई ना, वो तो उसकी वास्त सोच हो गई। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास के लिए वो तो पहले से व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करा रही है, उसका विकास क्यों कराएगी? उसके ऊपर की बात करो। तो ये गणित के संकीर्ण उद्देश्य होते हैं। जब भी कोई बच्चा ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषण विधि का प्रयोग करता है तो वो खोज कर परख चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है, एनालिसिस करता है, तो वो उसके उच्च उद्देश्यों में आता है। तो राइट ऑप्शन है उच्चतर नहीं होता है, नेगेटिव है। किसने कहा आपसे? ये कौन बोला है? हरि जी, उच्चतर नहीं होता है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव क्यों है भाई? नेगेटिव कहां है इस युक्ति में? किस लिए करती है ये तो पूछ रहा है। किसने कहा उच्चतर नेगेटिव है? इसीलिए तो करती है कि उनके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करे। विवेक जी नमस्कार। तो सही से समझो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, उच्चतर होगा। उच्चतर का मतलब समझ नहीं रहे हैं, ये उच्चतर क्लास की बात नहीं हो रही है। मुझे समझ में आ गया हरी आप क्या कह रहे हैं। मैं उच्चतर क्लास की बात नहीं कर रहा हूं कि वो उच्चतर क्लास की तैयारी करा रही है, वो उच्चतर उद्देश्यों की बात हो रही है। हर कक्षा में गणित के संकीर्ण और उच्चतर उद्देश्य दोनों होते हैं। छोटे और बड़े उद्देश्य हर किसी कक्षा में होते हैं। उच्चतर कक्षा की पढ़ाई के लिए बात करेंगे तो गलत हो जाएगा। हरी समझ गए होंगे आप क्वेश्चन का आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है। 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 ग्राम है। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1010 सेंटीमीटर है और 23/100 बराबर 2.30 होता है। इनमें से आपको आंसर बताना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, आंसर दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। आपको डिवाइड करना है और ये 100% आंसर मिल गया आशीष जी का डी ऑप्शन दे दिया है। बहुत बढ़िया, आंसर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? खुद देख लो, जब 23 में 100 का भाग करोगे तो 0.23 आना चाहिए, 2 के बाद दशमलव लगेगा। यहां पर आपने इसमें पहले से एक अंक छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दोगे भाई? तो ये सीधा सीधा गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, और 100 में आपने 10 जोड़ा तो आपके सामने 10 मीटर लिखा है। 10 मीटर 10 ढाई 100, 1010 सही है बाकी सब। तो राइट ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आपके लेवल का क्वेश्चन है। सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं, आंसर चाहूंगा। 1,10,111 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या है और शेषफल क्या है, उन दोनों को निकालना है, उनको जोड़ना है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे, क्या होगा? क्वेश्चन आपके समक्ष लिखा हुआ है, आंसर तेजी के साथ देंगे तो कमेंट देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट आने लगे। 11 का 3, सबसे पहले 11 का 3 मुझे मिला है। सबसे तेज आंसर देने वाले हैं हमारे मनोज रावत जी ने कहा है, बहुत तेजी से आंसर दिया, बहुत बढ़िया मनोज जी, वेरी गुड आंसर। आपने बहुत तेजी से आंसर दिया, बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ है दीपक कुर्मी जी ने आंसर दिया है भाई। दीपक कुर्मी जी, मैं इधर हो जाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। दीपक कुर्मी जी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कौन मुझे आंसर दे रहा है? डी, सबने अलग अलग आंसर दिया है। चलो बता देते हैं इसको, समझ लेना। तो डी ऑप्शन सही दे रहे हैं। देखो भाई, सिंपल लिखा था 11,0,1,1,1 में डिवाइड किया 11 से,
तो 11 एकम 11, वैसे 11 दहाई 110 होते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपके लिए, मैं आपको तरीके से करा रहा हूं। 0 ना जाने का 0, 1 उतारा, फिर ना जाने का 0, 1 उतारा, 11 एकम 11 उतार लिया 1, ऐसे हो गया ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, बताते रहे ना। अब देखो भाई यहां पर क्या हुआ, अब आपने देखा ना जाने का 0, अब ये इसके अलावा कुछ नहीं बचा, जोड़ना ही तो है, इसका भागफल और शेषफल दोनों को जोड़ दो, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10011, राइट ऑप्शन डी। क्लियर, बहुत बढ़िया, आसान सवाल था। आगे बढ़ता हूं, नया क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कर लेंगे इसको आसानी से, कोई भी बड़े तीर नहीं है, क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर जी नया। यदि आप किसी प्राथमिक स्कूल में एक अध्यापक हैं, पेडागोजी का क्वेश्चन है, आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, आपने पहले दिन कक्षा में जाकर देखा कि गणित के प्रति बच्चों की रुचि कम है, बच्चे बहुत कम रुचि ले रहे हैं, उन्हें गणित के प्रति प्रेरित करने के लिए किस बात का ध्यान रखेंगे? आपको उन बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो किस तरह से स्टडी को कंप्लीट करें। सभी छात्रों को घर पर गणित के प्रश्न हल करने के लिए कहेंगे, पूरे समय स्कूल में गणित विषय ही पढ़ाते रहेंगे, छात्रों को गणित के प्रश्नों का कठिन अभ्यास करवाएंगे, या छात्रों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताकर आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे? ये तो भाई कर लेंगे इसको आराम से। सी, छात्रों को गणित के प्रश्नों का कठिन अभ्यास करवाएंगे, ऐसा आंसर दिया है डी और सी, और डी सी डी आंसर मिल रहा, बहुत बढ़िया, सी डी आप आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, सी डी आपने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, 4 आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया। देखो समझो भाई, आप उसको रुचि कम है तो रुचि कम करने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। अब प्रेरित कैसे करेंगे? मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेशन से क्या होगा? बच्चे के अंदर क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यही तो था कि छात्रों को गणित की उपयोगिता बताओगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स, बेटा पढ़ लो, बहुत आगे काम आएगा, जितने भी एग्जाम देंगे हर किसी में गणित का यूज है, तो सही से पढ़ लो, ऐसा मोटिवेट करेंगे ना। और जब मोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी और वो रुचि लेने लग जाएगा। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। नया प्रश्न लगाया जाए, कंप्यूटर जी तेजी से चल रहे हैं क्योंकि 30 प्रश्नों का हमने लिया है और 30 के 30 प्रश्न हम करेंगे। नया प्रश्न कंप्यूटर जी लगाया जाए। 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड बाई 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 13। चाहूंगा आंसर क्या देंगे आप इसका? क्वेश्चन चाहूंगा 200 और 400 के बीच आपको बताना है कि 200 और 400 के बीच क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सब लोग। मैं देख रहा हूं स्मृति ने कहा यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। 200 और 400 के बीच जल्दी बताइएगा आंसर क्या है भाई। देख रहे हैं आपके आंसर क्या आ रहे हैं तेजी के साथ। और 12 क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में कौन सा दिया है ऑप्शन? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हैं। और यहां पर 120 सुनील जी ने कहा है 120, 3 बार आंसर दिया सुनील जी ने। 120 बहुत बड़े सुनील जी ने कहा है 120, सबसे तेज आंसर देने वाले, सबसे तेज हमारे तेज तर्राट सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, वेरी गुड। अब समझते हैं इस चीज को, समझ लीजिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। 13 का बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आशीष जी ने भी सही आंसर दिया। समझिए 200 400 के तो भी 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, इसको बोलते हैं एलसीएम। छोटा क्या होता है? एलसीएम होता है ना। तो सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम, छोटा सार्वगुणज एलसीएम। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम क्या निकाला आपने? अगर मैं आपसे बात करूं 30, 45 और 60 का एलसीएम 180 होता है। 180 होगा ना, इसका एलसीएम 180 तो होगा, देख लो चाहो। 30, 45, 60 का एलसीएम 180 आता है, निकालना सबको आता है, कैसे निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, एलसीएम 180 है, लेकिन उसने कहा था 200 और 400 के बीच में होना चाहिए वो एलसीएम। तो जितना एलसीएम होता है ना उसी का मल्टीपल कर दो आप, वो भी एलसीएम ही होता है। तो 180 का डबल किया तो कितना हो? 360, जो किसके बीच में पड़ता है? 200 और 400 के बीच में। तो 200 और 400 के बीच में 360 ऐसी संख्या है जो इन सब से कटेगी। डिवाइड बाई 15, 24 और 45। अब देखो 15, 24 और 45 का एचसीएफ निकालना क्या होता है? देखो 3 होगा इसका एचसीएफ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 24 और 15 का डिफरेंस कितना है? 24, 15 का डिफरेंस है 9। तो या 9 के फैक्टर होते 3, 3 देख लो, 3 से कट गया 5, 15
8 24 15, अब नहीं कटेगा तो 1 3 से कटा तो 3 इसका मैच है, 3 से भाग कर दूं 120, एकदम सही जवाब। जिन्होंने 120 कहा है एकदम करेक्ट आंसर दिया है, वेल डन। अच्छा ध्यान नहीं दिया जी, कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोला है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में क्या बोला उसका ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आपने ध्यान दिया ना, 180 है लेकिन वो 200 और 400 के बीच में नहीं है, तो आपने उसको डबल कर दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब आपके आ रहे हैं। हाँ निहारिका, समझ में नहीं आया, दोबारा समझो। निहारिका दोबारा बता देते हैं, देखो समझो निहारिका क्या है। देखिए आपने देखा 30, 45 और 60 का एलसीएम, क्योंकि सबसे छोटा सा गुणज पूछा है, आपने निकाला 180 इनका एलसीएम आया, लेकिन उसने कहा था कि ये संख्या जो है ना, जो कटने वाली संख्या है वो 200 और 400 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 200 और 400 के बीच में वो संख्या नहीं है ना। तो आपने क्या काम किया, आपने एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी एलसीएम होंगे, तो 180 का डबल किया तो 360 हुआ, जो 200 और 400 के बीच में, तो 360 तो इसका एलसीएम हो गया। 15, 24 और 45 का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड होता है HCF, HCF से डिवाइड कर दिया तो 120 आपको आंसर मिलेगा। सही जवाब 120 करेक्ट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाता हूं, ये रहा क्वेश्चन है। पहली संख्या का 350 को, पहली संख्या है 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया तो अंततः वृद्धि होगी या कमी, और कितने प्रतिशत होगी, ये जल्दी से बताइएगा। मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं, मैंने पानी नहीं पिया है, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं जब तक। इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी करिएगा, मैं पानी की बोतल लेके आता हूं, बाहर रखिए। हाँ दोस्तों, क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी बताइएगा आंसर। इंदु जी गुड इवनिंग। 14%, यहां पर आंसर मिला 14%। चलिए देखते हैं, अभी किसी ने 14 कहा, किसी ने कुछ कहा, अभी देख लेते हैं आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। अब देखो यहां पर आप क्वेश्चन को करने का 14 का 4 की कमी, 4 की कमी बता रहे हैं, ये मुझे कहा है आशीष जी ने 4% की कमी। तो ABCD ऑप्शन है, आप क्या दे रहे हैं 14 का ही 14, 14 है, 12 नहीं 14। 14 का क्या मिल रहा है मुझे आंसर 4%, सबने कहा 4%, समझिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन हुए आपको परेशान करने के लिए देता है कि 350 का पहले आप क्या निकालोगे 20%, जो उत्तर आया, जो भी आंसर आया 350 में जोड़ा, फिर उसका 20% दोबारा से निकाला और उसको घटाया। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो क्या करते हैं, आपको शायद याद हो, मैंने बताया था इफेक्टिव परसेंटेज, जिसको बोलते हैं A + B + AB/100। ये करना है। ये कब लागू होता है, जब एक ही चीज पर सारे काम हो रहे हो। देखो इसी चीज पर बढ़ाया, इसी पर घटाया, तो जो बढ़ाने वाला है उसको प्लस और जो घटाने वाला है उसको माइनस। तो एक बढ़ा तो 20 प्लस का माइनस का 20 प्लस 20 गुणा माइनस का 20/100, 20 से 20 कट गया, माइनस का 400/100 यानी 4%, और माइनस होता कमी। राइट ऑप्शन 4% की कमी। आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि भाई आपको 350 का पहले 20% निकालना है, फिर जो उत्तर है उसको जोड़ना है, फिर उसका 20% निकालना, फिर घटाना, फिर आपको बताना 4% की कमी हो गई। ये बहुत बड़ा है। सिंपल क्या करना है, मैंने बताया ना आपको, इस फॉर्मेट को यूज करना है, A + B + AB/100, आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, क्या इसका मेन ध्येय है। पहला, ज्यामिति की प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा, विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना। तीसरा, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना। या चौथा, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ अभी 35 लोग लाइव हैं, विवेक सर ने बिल्कुल सही कहा है, 35 लोग लाइव हैं और लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। क्या बात है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और मैं देखना चाहूँगा आप इसका आंसर क्या देंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है और मैं चाहूँगा आप इसका आंसर क्या देने। देख रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं आपका ऑप्शन क्या मिल रहा है मुझे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं भाई आंसर क्या मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन मिला है 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन आप दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड। 15 का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। 15 का ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ पर सब लोग अपना आंसर दे रहे हैं। 15 का ऑप्शन दैट इज D,
डी मिल रहा है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? अगर सिर्फ गणित की शिक्षा की हम बात करें, 15 ऑप्शन था, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। 15 की समस्या, बच्चों में गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय होता है, हर किसी विषय का मुख्य ध्येय है वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। और जब गणित की क्षमताएं उसकी बढ़ जाती हैं, जब क्षमताएं बढ़ जाती हैं तो गणित की उपयोगिता या अन्य विषयों की उपयोगिताओं के साथ वो सब कुछ संबंध करके सीखने की कोशिश करता है। राइट ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। नया प्रश्न लूंगा आपके सामने, कंप्यूटर जी से कहूंगा नया प्रश्न लगाएं। एक सीमा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16, सीमा एक घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 से ही 1/3 घंटे में पढ़कर सो जाए तो किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए शेष बचा है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन देंगे? तेजी से आंसर दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। आंसर डी 1/5। क्वेश्चन है सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 पढ़कर सो जाती है। 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ी और सो गई। वह किताब को 2 से ही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, तो किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए भी शेष बचा है? 7/15 ऑप्शन मिला है। 7/15। 16 का सबसे पहले सुनील जी ने आंसर दिया है 2, और मनोज जी ने भी कहा है, इंदु ने कहा है 16/2 यानी 8। समझना इस बात को। यहां देखो सीमा 1 घंटे में पढ़ती है 1/5 भाग। उसने कहा यदि किताब को कितने घंटे पढ़े? 2 से ही 1/3 यानी 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी? जब 1 घंटे में इतना पढ़ती है तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी? 1/5 गुणा 7/3 यानी 7/15 भाग पढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि भाई 7/15 भाग पढ़ेगी। क्लियर है? यानी वो क्या पढ़ेगी? 7/15 भाग पढ़ेगी। अब एक बात देखो, पूरी किताब में से उसने 7/15 भाग पढ़ लिया तो कितना बचा? 8/15 भाग पढ़ने को शेष बचता है। तो राइट ऑप्शन होगा 1। अच्छा 16 का 2 है। अच्छा इंदु जी ने कहा 16 का 2 है। ओके ओके समझ में आ गया। तो समझो 7/15 भाग उसने पढ़ लिया तो कितना बचा? 8/15। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 7/15 है, कितना बचा है? टोटल किताब के 15 हिस्से थे, 15 में से 7 पढ़ लिए, बचे कितने? 8। तो 8/15 आप ऐसे भी कर सकते थे। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आसान था, आप समझ गए होंगे सब लोग। नए प्रश्न की बात करता हूं। ये रहा आपके सामने नया प्रश्न, जानना चाहूंगा आंसर। कक्षा 5 में अनुज गणित पढ़ रहा है। वह बच्चों से मौखिक प्रश्न अधिक से अधिक पूछता है। मौखिक प्रश्नों को पूछने से बच्चों को होने वाला लाभ क्या है? पहला, मौखिक गणित द्वारा छात्रों में विचार शक्ति, तर्क शक्ति तथा विवेक शक्ति का विकास होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यह पद्धति लाभकारी है। अनुज के अनुसार गणित में लिखित कार्य आवश्यक नहीं है, यह गणित मौखिक प्रश्नों से याद हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है आप बताएंगे इनमें से? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ए। क्या बात है, इस बार तो बहुत तेजी से आंसर मिल गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। आप तो अब लग रहा है मुझे तेजी से काम करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने, और तेजी से क्वेश्चंस को सीखने लग गए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर दिया है आपने। क्योंकि मौखिक प्रश्न अधिक से अधिक पूछने का क्या होता है? बच्चे की गति बढ़ती है, उसकी विचार शक्ति बढ़ती है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। 18 है 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, दोनों को मिलाकर एक साथ मिला दिया जाता है और इस मिश्रण में से 15 बोतल, जिनमें से प्रत्येक बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता भरा गया, शेष कितना मिश्रण बच गया? क्वेश्चन नंबर 18 देखो 14 मिलीलीटर और 280 मिलीलीटर, 14 लीटर 280 मिलीलीटर यहां पर दिया है, 18 लीटर और 830 मिलीलीटर यहां पर दिया है, दोनों को मिला दिया गया तो 0, 8 और 3 11, 8 और 10 और 1 11, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2 और 1 3, तो 33 लीटर और 110 मिलीलीटर जूस है। अब इसको कितने भरा गया? 15 बोतल थी, 1.5 लीटर एक बोतल में आता है, तो 15 में 1.5 की गुणा कर दें तो भाई देखो 15 में 1.5 की तो 225 हो गया। देखो 15 15 225 होते हैं ना। यहां पर देखो इतने लीटर दूध था,
अब उसने 15 बोतल भरी जिसमें प्रत्येक में 1.5 लीटर आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब 1.5 लीटर आया तो आपने देखा कितना हो गया, तो 15 15 में 225, तो 22.5 लीटर जूस बोतल में भर गया। भाई अब आपके सामने क्या बच रहा है, अब तो आप बता ही दो, मेरे हिसाब से तो बता दोगे अब। 0 1 6 और यहां से कितना बचा 10। तो भाई कहीं लिखा है इसमें ऐसा 8 4 12 13 1 और 3, हाँ भाई कोई सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से आपको, तो 10, तो राइट ऑप्शन दे दिया होगा आप लोगों ने। वेरी गुड, दे दिया है आपने आंसर डी, एकदम करेक्ट आंसर। 10 लीटर और 610 मिलीलीटर, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपने सॉल्व कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न दिया जाए, 19वां प्रश्न कंप्यूटर जी, थोड़ा सा बड़ा है, मैं साइड में हो जाता हूं, यहां 19 क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, गौतम एक प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं। आंकड़े संबंधी अध्याय को समझाते हुए एक प्रश्न श्याम पट पर इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखा उन्होंने कि 5 छात्रों की आयु क्रमशः 15 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष और 13 वर्ष है। इन छात्रों की आयु का माध्य होगा। अर्थमेटिक मीन पूछा उन्होंने। तो एक छात्र अंकित ने प्रश्न को इस प्रकार हल किया, 15 + 12 + 9 + 11 + 13 बटे 2 बराबर 60 बटे 2 बराबर 30। तो छात्र द्वारा हल किया गया प्रश्न निष्कर्ष निकालता है क्या? पहला ऑप्शन, छात्र से पूछा गया प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है। दूसरा, छात्र यह समझता है कि माध्य इसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। छात्र माध्य संबंधी अवधारणा से अनभिज्ञ है। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं इसलिए अलग खड़ा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि राइट ऑप्शन आप इसमें से कौन सा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है यहां पर, आंसर चाहूंगा जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग दें जिससे कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। सबसे ज्यादा सी ऑप्शन मिल रहा है भाई आप लोगों का। देखो माध्य कैसे निकालता, वो माध्य निकालने के लिए इसको 1 2 3 4 5 से भाग करना पड़ता, और जब इसको भाग करके आप निकालता वो आता इसका कर लेता 12। लेकिन अब छात्र से पूछा गया प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है तो गलत है, क्योंकि भाई पाठ्यक्रम में होगा तभी पूछेगा टीचर। अब देखो वह छात्र ये समझता कि माध्य ऐसा ही निकाला जाता है, छात्र के समझने से थोड़ी कुछ होगा, समझने से तो टीचर के होगा ना, तो ये गलत। हाँ, छात्र माध्य संबंधी अवधारणा से अनभिज्ञ, उसको पता नहीं है कि माध्य निकालने का कंसेप्ट क्या, भी नहीं होगा एसपी यादव जी, उसे ये नहीं पता है कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है? छात्र माध्य संबंधी अवधारणा से अनभिज्ञ, उसे पता ही नहीं है माध्य का कंसेप्ट क्या है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्र माध्य संबंधी अवधारणा से अनभिज्ञ है, ये प्रश्न का जवाब था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की बात करता हूं, जल्दी से बताइएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है। गौरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5.20 से प्रातः 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट तक कार्य किया। उसे 1 घंटे कार्य करने के 42 रुपए मिलते हैं। उसने सोमवार से शुक्रवार तक कुल कितना रुपए कमाया? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आंसर चाहूंगा जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है और यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है देखता हूं, आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और यहां पर आंसर कौन तेजी से देगा? अभी निहारिका समझाते हैं आपको, टेंशन काहे ले रही हैं निहारिका, अभी समझाएंगे, आप चिंता ना करें, हम इसलिए तो हैं आपको बताएंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन होगा और आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना, पहले आप कोशिश करो, मैं बता देता हूं सीधा सीधा। चलो मैं बता देता हूं, देखो समझना। सोमवार मंडे की बात करूंगा, यहां से लिखूंगा मंडे में क्या हुआ? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब कितना हो गया? 4, मैं मिनट में बदल रहा हूं सबको, 4 घंटे में 6 की गुणा करूं, 4 × 24 और 30 मिनट, ये तो 270 मिनट हो गए। बताते रहना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मंडे में 270 मिनट काम कर रहा है, यस के नो? क्लियर है? पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, मंगलवार को 190 मिनट, ट्यूसडे को कितना उसने काम किया? 190 मिनट। बात करते हैं बुधवार की। अब देखो वेंसडे यहां देखूंगा, 5:20 से 9:10 तक, तो 9:10 तक 5:20 से करें 0 11 भैया देखें गया 70 में से 50 मिनट हो गई। ठीक है, और यहां बचा 8 में से 5 गए 3। ठीक है, तो 3 घंटे 50 मिनट, तो 6 × 18
180 और 5 230, 230 मिनट वेंसडे में। बात समझ में आ रही है कैसे निकाला है भाई? जिसको समझ में ना आए मुझे बता देना, यस के नो। जब जिसको समझ में ना आए तो मुझे तुरंत बताना कि समझ में नहीं आ रहा है, तभी मैं क्वेश्चन को आगे करूंगा। थर्ड डे की बात करते हैं। शुक्रवार को, फ्राइडे को उसने कितना काम किया? फ्राइडे में उसने काम किया 220 मिनट। अब टोटल काम देखिए उसने टोटल कितने मिनट काम किया, जोड़ें 0 7 3 10 और 20 21 का एक कहां से लगे 2 2 और 2 4 और 1 5 2 7 और 2 9, इतना ही होगा भैया, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? 910 मिनट। समझ में आया? 910 मिनट, यानी 910 का मतलब कितना हो गया? 15 घंटे 10 मिनट। देखो ना, 15 छिक्का 90 होता है ना, तो 15 घंटे 10 मिनट उसने काम किया है टोटल। ये बात समझ में आ गई? 15 घंटे 10 मिनट। अब उसने कहा उसे 1 घंटे का 42 रुपये मिलता है, तो भाई 15 घंटे का कितना मिला? गुणा कर दूं, 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 चौका 60 और 3 63, 630 रुपए तो ये मिले। अब 10 मिनट के पूछ रहा है वो। जब 1 घंटे के मिलते हैं 42 रुपए, तो भाई 60 मिनट के 42 10 मिनट के कितने मिलेंगे? 60 घंटे के 42 10 मिनट के कितने मिलेंगे? जल्दी से आंसर देके बता दो भैया। 7 रुपए, 7 छंग 42 होता है ना, तो कितना बना? 637 रुपए आंसर आ रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? मैं हट जाता हूं, मैं तो सामने खड़ा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस के नो? क्लियर हो गया कि 637 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उमेश जी ने कहा समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। सिंपल था, बस आपको देखना था मिनट कितने हैं। भाई समय का क्वेश्चन है, टाइम आपके लिए बताया है कि आपके लिए टाइम आता है, तो आपने देखा मंडे में कितने मिनट काम करा, ट्यूसडे में, वेंसडे में, फ्राइडे में कैसे कैसे निकले मैंने यहां बता दिए। 910 मिनट बने, 910 मिनट में 60 का भाग किया तो 15 घंटे 10 मिनट बन गया। 15 घंटे के बने 630 रुपए, 10 मिनट के बने 7 रुपए, जोड़ दिए 637 रुपए। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। नया प्रश्न लगाया जाए कंप्यूटर जी, 21वां प्रश्न। जल्दी से बताना, तेज तेज कर लो, वो भी 10% और बचे हैं, तेजी से करोगे जल्दी छुट्टी हो जाएगी। 1 लीटर जूस का डब्बा घनाकार आकृति का है। घनाकार मतलब क्या होता है? ऐसा, यहां बना देते हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे घनाकार होता है वो। घनाकार डब्बा है जिसका आधार वर्गाकार है। भाई आधार तो वर्गाकार ही होगा। जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है। अब देखो 8 × 8 सेंटीमीटर है, जब उसने घन बोल दिया तो भाई 8 × 8 सारी होगी, 8 ऊंचाई 8 गहराई 8 चौड़ाई। डब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी ये बताना है। एक डब्बा घनाकार आकृति का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना, डब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है। आधार जो वर्गाकार है, जिसकी माप 8 × 8, अब माफ करना है 8 × 8 की माप है ये वाली। ऊंचाई नहीं पता है, घनाभाकार होना चाहिए थे, घनाकार लिखा हुआ, इसको घनाभाकार कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि घनाकार में तो सब बराबर होते हैं ना, घनाभाकार हम इसको बोल सकते हैं। तो वही निकाल लो। 1 लीटर जूस का डब्बा है, 1 लीटर उसका आयतन हो गया। 1 लीटर आयतन है, आपको क्या होता है? LBH होता है, आपको पता है। 8 × 8 × H, ये तो होता है भाई। अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम 1 लीटर है, नहीं 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। हो गया सवाल। H का वैल्यू निकाल दो बस इसमें, 1000/8 × 8 किसके बराबर आएगा? जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी दिया है मुझे, 21 का 3, 16 के आसपास आएगा ऐसा बता रहे हैं। भगवती जी ने कहा है इतना होगा। बाकी सब लोग क्या बोलते हैं भाई? बाकी सब लोग क्या बोलते हैं? क्या आंसर आना चाहिए? 16 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड कर दो इसको, 16 से 64 से डिवाइड कर देंगे तो 16 के आसपास आएगा, 16 पॉइंट समथिंग। राइट ऑप्शन 3। क्लियर जवाब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नया प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में है। आए नया क्वेश्चन लगाया जाए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। देखो दोनों आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर, समझना। ये एक वर्ग है, ये एक आयत है, दोनों के पेरीमीटर्स परिमाप बराबर, चारों भुजाओं का योग बराबर है। उसने कहा वर्ग का परिमाप 96 है, इसका मतलब 96 है ये वाला, तो इसका भी 96 होगा। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, समझना। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से, अब इसका परिमाप 96 था,
तो परिमाप होता है 4a बराबर 96। तो a बराबर क्या हो जाएगा 96/4, तो कितना हो जाएगा 24 चौका 96 है जी। तो इसकी एक जो भुजा है वो 24 की है, वर्ग की एक भुजा 24 की। उसने कहा कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, 20 सेंटीमीटर हो गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा तब आयत की क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है। अब देखो 20 ये हो गई, आपको सबको पता है आयत का परिमाप 2 × L + B होता है, और जो कि किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो आपको B पता है, 2 × L + B का मतलब कितना है 20 बराबर 96, यानी 2L बराबर 96 माइनस का 40, तो L बराबर 56/2 28 किसकी लंबाई है, 28 दूनी 56, 560। क्षेत्रफल कितना हो गया 560। उसने कहा इस क्षेत्रफल का डबल कितना है, दुगना, तो 560 का दुगना कितना हो जाएगा 1120, 1120। राइट ऑप्शन 4। क्लियर, डी इज द राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन डी है भाई, बी ऑप्शन को करेक्ट करें आप सभी लोग, राइट ऑप्शन इज डी। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा, कैसे आया क्लियर मानू, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया है, इधर से दिख लो। क्लियर, यस के नो, ओके। नया क्वेश्चन दिया जाए, इसका मतलब नया प्रश्न 23वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। विनीता एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती है, वह गणित की अध्यापिका है। उसने कक्षा 4 में एक प्रश्न शामपट पर लिखते हुए कहती है, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। 3456 + 0 बराबर क्या। उसने ऐसा प्रश्न बच्चों से पूछा। एक छात्र ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0 है। छात्र के इस उत्तर से निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको बताना है। अच्छा, 2 नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है मनोज जी, अब आगे ध्यान रखिएगा, बस इसलिए तो हम हैं यहाँ पर आपको हेल्प आउट करने के लिए जैसे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आपके सामने है, देखता हूं कि एक छात्र ने उत्तर दिया क्या, उसे यह समझ नहीं कि किसी संख्या में 0 को कैसे जोड़ा जाता है। उसे अध्यापिका की बात ध्यान से नहीं सुनी। उसे यह समझ नहीं कि किसी संख्या में 0 को जोड़ा अथवा घटाया जाए तो संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर दे दो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर मिलेगा, इसका तो सबको ही देंगे। ए, सुनील जी ने कहा ए ऑप्शन होगा, सुनील जी ने कहा सर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी सब लोग क्या है भैया बताइएगा। क्वेश्चन है विनीता एक विद्यालय में पढ़ा रही हैं, आपके सामने क्वेश्चन था, आंसर का जवाब चाहूंगा, क्या देंगे आप, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहां पर ए और सी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं भाई, ए और सी आप ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बात है। चलो समझा देता हूं। ये क्वेश्चन है 0 को कैसे जोड़ा जाता है, ये तो बाद की बात है, लेकिन उसे यही नहीं, जब उसे पता होगा ना ये वाली बात कि 0 के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको समझ में आ जाएगी ये वाली बात अपने आप। बात समझ रहे हैं ना। अगर उसको ये पता लग जाए कि भाई 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको जोड़ना आ जाएगा ना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। उसे यह समझ नहीं है कि संख्या को कैसे जोड़ा जाता है 0 को और कैसे घटाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, लाइक शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, साथ में लाइक शेयर मुझे मिलते रहने चाहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। धर्मेंद्र प्राथमिक स्कूल में अध्यापक हैं। उन्होंने शामपट पर इस प्रकार लिखा कि 12 और 9 के अंतर को 5 से भाग को कोष्ठक के रूप में लिखो। सारिका इसी विद्यालय की छात्रा है। यदि उसने सही उत्तर दिया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर होगा। इससे तो हलवा प्रश्न नहीं हो सकता, इससे अच्छा प्रश्न नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन देंगे कि भाई सारिका इसी विद्यालय की, उसने क्या लिखा कि 12 और 9 के अंतर को 5 से भाग करना है। राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आंसर। पोल तो यहां पर नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। डी ऑप्शन मिला है 12 - 9 / 5। चलिए भाई, पहला ऑप्शन डी मिला है। बी ऑप्शन मिला है, देवेंद्र ने कहा डी, निहारिका डी, और बाकी सब ने कहा है सी ऑप्शन भी मिला है। ए बी सी डी सब ऑप्शन मिल रहे हैं। तो देखो उसने कहा कि 12 और 9 के अंतर को, तो 12 और 9 का अंतर होता है ये 12 - 9 के अंतर को 5 से डिवाइड, तो ऐसे लिखोगे ना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये गलत है, ये 12 और 5 का अंतर है। क्वेश्चन 9 के अंतर से बात हो रही थी, तो राइट ऑप्शन दिस वन। ये नहीं होगा क्योंकि यहां 12 9 के अंतर को नहीं कर रहे हो आप, 9 में 5 का भाग कर रहे हो।
राइट ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 आइए आपके सामने। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, कौन सी हैं? योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना और समीकरण बनाना, योग गुण भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, या फिर योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। इनमें से चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी, रोशन ने कहा है 25 का डी होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, 25 का डी बता रहे रोशन जी, 25 का डी, 25 का डी, 25 का डी, 25 का डी। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए। 25 का डी होना चाहिए। जब मैं समझा तो सही होता है, आप भी सही करेंगे। देखो भाई, मूलभूत संक्रियाएं मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये इसको घटाना बोलते हैं। व्यवकलन मींस घटाना। आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। कहां से शुरुआत कर सकता है? पहला ऑप्शन, a/b के रूप में भिन्न को लिखकर, जिसमें b बराबर नहीं है 0 के। उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना, या संख्या रेखा पर भिन्नों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर तेजी से दें। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का 2 सबसे पहले दिया रोशन जी ने, 26 का 2, और यहां पर राजकुमार जी ने भी 26 का 2 बोला है। 26 का 2, 26 का 2, 26 का 2, बी। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप जब भी भिन्नों को समझाएंगे, मैंने बताया ना कि भाई टिल्लू की मास्टर ने क्या कहा कि बेटा ये एक रोटी है, इसको आधी कर दूं, आधी तुम्हारे पास, आधी इसके पास। तो जब भी आप बच्चे को भिन्न की संकल्पना समझाएंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो आप उसको फ्रैक्शन में समझाएंगे तो क्या करेंगे, उसको आसपास की चीजों को लेकर एग्जांपल लेंगे, वो समझ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आज का सेशन बड़ा बेहतरीन लग रहा है मुझे, और आप लोगों के जवाब भी बेहतरीन लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रश्मि एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका हैं। वह पाठ योजना को इस प्रकार परिभाषित करती हैं। पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षाओं की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। तो रश्मि द्वारा दी गई परिभाषा किस गणितज्ञ की है? यह परिभाषा यहां से शुरू होती है, यहां पर खत्म होती है कि पाठ योजना उसका कथन है। पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षाओं की क्रियाओं में परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो कथन है, ये निम्न में से किस गणितज्ञ का है, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, और मैं देख रहा हूं आपका आंसर क्या मुझे मिलने वाला है। 27 का सी, नहीं पता। देवेंद्र जी साफ साफ कहा सर हमें नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे देवेंद्र जी का आंसर। उन्होंने कहा सर हमें नहीं पता, हम क्यों फालतू दिमाग लगाएं, जब आप अपने आप बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, आप मुझे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अच्छा लगता है जब इस तरह से आप कोशिश करते हैं। तो भाई देखते हैं आपका आंसर क्या मिला है मुझे। तो देखता हूँ आपका आंसर का जवाब जो था वो क्या है, बता देता हूँ। तो ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर बी, बोसिंग की। ये डेफिनेशन बोसिंग ने दी है। ये बोसिंग गणितज्ञ, बोसिंग, हर्बर्ट नहीं है। हर्बर्ट तो नाम ही नहीं है इसमें, हर्बर्ट है, लेकिन हर्बर्ट ने परिभाषा नहीं दी है। ये परिभाषा है बोसिंग की। बोसिंग का स्टेटमेंट है ये कि पाठ योजना, उन्होंने लेसन प्लान पर अपना डेफिनेशन दिया था। बोसिंग का लेसन प्लान है, लॉरेंस फॉक्स का भी लेसन प्लान है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इट्स लॉरेंस फॉक्स या बोसिंग, ये इनके लेसन प्लान है। इनके लेसन प्लान के नियम है कि लेसन प्लान क्या होते हैं, इन्होंने लेसन प्लान की परिभाषा दी है। तो राइट ऑप्शन है बोसिंग। तो बोसिंग इसका सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब देते हैं आप, वेरी गुड। कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था भाई, नया प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कौन सा, ये 28। कक्षा 3 में गणित के अध्यापक ने बच्चों से कहा कि छुट्टी होने से 30 मिनट पहले सभी बच्चे गिनतियां बोलेंगे। इससे शिक्षक का उद्देश्य क्या है? पहला, शिक्षक चाहता है कि गणित की पढ़ाई तभी कक्षाओं में एक साथ हो जाएगी। शिक्षक सोचता है कि गिनती सीखने के बाद बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। शिक्षक चाहता है कि इससे मानसिकता का विकास होगा और प्रश्न हल करने में त्रुटियों में कमी आएगी। या शिक्षक आराम करना चाहता है इसलिए बोल रहा है कि गिनती पढ़ो। आपका ऑप्शन क्या होगा यहां पर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है कक्षा 3 में गणित की बात हो रही है और उसने कहा कि आपको 30 मिनट पहले सभी बच्चों से गिनती बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन उसने कहा है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आप क्या देंगे। अच्छा, हर्बर्ट पढ़ा मैंने अल्बर्ट की जगह। चलो कोई बात नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है, 28 का 1 गलत आंसर है।
कक्षा एक साथ नहीं हो जाएगी। 28 का क्वेश्चन नंबर है 3। शिक्षक चाहता है, किसने गिनती गिनवाते हैं आपको छुट्टी से पहले? इधर बच्चे खड़े होते हैं, इधर बच्चे खड़े होते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 2 एकम 2, इधर वाले कहेंगे 2 दूनी 4 और जोर से। क्यों? कि वो उनको रट जाएं, उनको गिनती समझ में आ जाएंगी, तो जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो उनमें गलतियां नहीं होंगी। इस वजह से उनकी मानसिकता बढ़ेगी। राइट ऑप्शन 3। मैं प्रश्न आपके सामने लेता हूं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज कौन से होंगे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। आंसर चाहूंगा आपका। क्वेश्चन 29, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 दिया है, तो ये गुणज कौन से होंगे? 1 24 33 42 32 33 34 30 33 36, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 की क्रमागत यानी जिनमें 3 का डिफरेंस हो, 3 की 3 संख्या ले ली जिनमें 3 का डिफरेंस हो और उनका टोटल 99 होना चाहिए। तो देखो भाई, इनको जोड़े, सबको जोड़ो 99 ही आएगा। 24 ये सबको 99 आएगा, लेकिन उसने कहा 3 की क्रमागत, हर किसी के बीच में 3 का डिफरेंस हो। यहां देखो 24 और 33 में 3 का डिफरेंस नहीं है, गलत हो गया। 32 और 33 में भी नहीं है, सिर्फ इसमें था 30 33 36, 3 का डिफरेंस था, यही हो जाएंगे संख्या। आप ऐसे कर सकते थे या आप ऐसे भी कर सकते थे, x + x + 3 + x + 6, तब कर लेते, तब भी आपका हो जाता। लेकिन ये आपको बड़ा पड़ेगा, ऑप्शन उठाकर एक बार में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसान है, बहुत अच्छी बात आपने कही, समझ में आया है। लास्ट प्रश्न 30 प्रश्न है, 30वां प्रश्न, क्योंकि 30 प्रश्न लेंगे मैथमेटिक्स में, 30 प्रश्न 30 ही लेंगे आपके लिए। कक्षा 4 के छात्र को यह स्पष्ट करने के लिए कि शेषफल सदैव भाजक से कम होता है कि उपयुक्त विधि निम्न में से कौन सी होगी? छात्रों को मौखिक रूप से कई बार स्पष्ट किया जाए, भाग के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाए, कंचे गेंद पेंसिल आदि वस्तुओं को भाजक के अनुसार समूहीकरण करके स्पष्ट किया जाए, या भाग के प्रश्नों को बार बार हल करके स्पष्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? जानना चाहूंगा आंसर। 30 का सी। बहुत बढ़िया। देखो, आप कक्षा 4 की बात करें तो कैसे समझाएंगे? बच्चों को बोलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 कंचे हैं या 14 पेंसिल हैं, 14 गेंद हैं। बच्चों को कहा कि भाई इसमें जो ना आपको 4 के समूह में लगाओ, तो बच्चे को बोलोगे 4 के समूह में, तो उसने कहा 4 का समूह ये निकाला, 4 का समूह ये निकाला, 4 का समूह ये निकाला, कितनी बच गई? 2। तो ये जो बच रही हैं ये हमेशा जिसका समूह बना रहा है उससे कम होगी, यही तो समझाओगे। तो वही तो बता रहा है कि भाई शेषफल सदैव भाजक से कम होता है। तो आपने देखा बेटा, 4 का ग्रुप निकाल लेते, हमेशा कम संख्याएं बचेंगी। तो आप ऐसे उसको सिद्ध कर सकते हो कि भाई हमेशा संख्याएं जो हैं वो कम होंगी। तो आप इस प्रयोग को ला सकते हो सामने। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। कोई ऐसी क्वेरी जिसको समझ में ना आई हो? तो भाई समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। तो देर किस बात की है? लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो मुझे, और कैसा लगा, कल को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये भी बताइएगा, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपको टाइम बता देता हूं, टाइम सुबह से शुरू होता है, टाइम सुबह शुरू होता है। अगर आपको SST पढ़नी है, बेस्ट SST अगर आपको पढ़नी है तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। आपको EVS पढ़ना है, EVS होगा 12 से 1 बजे तक। आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी होगा 1 से 2 तक। आपको CDB पढ़ना है तो CDB होगा 6 से 7। आपको मैथ्स पढ़ना है मेरे साथ तो ये होगा 9:30 बजे से PM। ये सब PM है, सब टाइम। बात समझ में आ गई? आपको जो भी पढ़ना हो आप सबको, अच्छा सर ये क्लास रोज होती है? हाँ, ये 9:30 बजे होती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम अटेंड की है? ये डेली क्लास 9:30 बजे। ये आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ऑल एडुकेटर्स आर गुड। आपको सभी डिफरेंट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। सभी डिफरेंट एडुकेटर्स अपने आप में बहुत गुणीय संपन्न हैं, आपको पूरा क्लियर कराएंगे, ठीक है ना? और इंदु कह रही है मी टू, बट बनाकर कोई और दे। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। सो अभी आएगा उमेश ही, अगर नहीं आया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उमेश। और एक बात और, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। वहां पर क्वेश्चंस भी आते हैं, नोट्स भी आते हैं, सब कुछ मिलता रहता है। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उस पर क्लिक करके आज ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और साथ में सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। नमस्कार,
शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद शिवा, और सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। गुड नाइट, टेक केयर, मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।